नमस्कार। इस पाठ में हम जानेंगे कि आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा का क्या अर्थ है, किस तरह से इसे परिभाषित किया जा सकता है, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, यह अन्य विधाओं से किस तरह से भिन्न है, इनके विकास का क्या इतिहास है, किस तरह से आत्मकथाओं का उद्भव हुआ और विकास हुआ, इनके प्रकार क्या हैं, इनका लेखन किस तरह से किया जाता है, इनका संचार माध्यम और आत्मकथा के बीच क्या संबंध है। असल जनसंचार का जैसे जैसे विस्तार होता गया है उनमें अनेक विधाओं का विस्तार होता गया। आज मुद्रित माध्यम के रूप में अनेकानेक विधाओं में पर्याप्त लेखन हो रहा है। पहले लोग श्रुत परंपरा में ही प्रवचन देते थे, अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अपनी हस्तलिपि में अंकित करते थे। आज प्रचुर मात्रा में हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं। मुद्रित माध्यम के प्रचलन से पूर्व ही हमारे यहाँ आत्मकथा का लेखन आरंभ हो चुका था। 17वीं शताब्दी में बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथा 1641 इसका प्रमाण है। यही नहीं, हिंदी के आधुनिक काल में भारतेंदु युग तक आते आते स्वामी दयानंद सरस्वती का आत्मचरित 1860, सीताराम सूबेदार लिखित सिपाही से सूबेदार तक 1861 आत्मकथाएं लिपिबद्ध हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी में मुद्रणालय भारत में आ चुका था, अतः अंतिम 2 आत्मकथाएं मुद्रित रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। सन 1876 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रकाशित हुई। इसी अवधि में राधाचरण गोस्वामी का जीवन चरित्र और प्रताप नारायण मिश्र का जीवन वृतांत प्रकाशित हो चुका था। आत्मकथा एक स्वतंत्र विधा के रूप में आज पूर्ण तरह विकसित हो चुकी है। इसमें आत्मिक निर्भरता आवश्यक है और लेखक का अहम भी कहीं न कहीं अभिज्ञापित हो जाता है, लेकिन प्रयत्नपूर्वक अहंज्ञापन के स्थान पर लेखक आत्मकथा लेखन का निर्णय करते समय अपना स्वपरीक्षण करता है। आत्मकथा है क्या, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषाएं क्या है। आत्मकथा मूलतः अंग्रेजी शब्द ऑटोबायोग्राफी के पर्याय के रूप में हिंदी में प्रचलित हुआ है। संस्कृत कोश में इस आत्मकथा शब्द का अभाव है। वहाँ आत्मवृतम और आत्मचरितम शब्द अवश्य मिलते हैं। ये शब्द आत्मकथा के समानार्थी रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी जैसे अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है आत्मकथा, आत्मव्रत, आत्मगाथा, आत्मचरित्र, चित्रण, स्वकथा, आत्मजीवन, आत्मवृतांत, आत्मकहानी, आप बीती, अपनी खबर आदि। लेकिन आज मुद्रित माध्यम में सर्वाधिक प्रचलित शब्द आत्मकथा को ही व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई है, मिली है। कैसल्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर संपादक जिसके S.H. स्टेनबर्ग हैं, उनके अनुसार आत्मकथा लेखक के जीवन का आत्मकथन है जिसमें जीवनी से अधिक सत्यापन की संभावनाएं रहती हैं। ब्रिटानिका विश्वकोश के अनुसार ऐसी जीवनी को अनुभूतियों का उद्वेगपूर्ण दस्तावेज कहा गया है। विलियम टेलर ने आत्मकथा के लिए सेल्फ बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। शूमेकर की दी गई परिभाषा है कि घोषित सच में रहस्यात्मकता या कल्पनात्मकता के समावेश के साथ एकमात्र सृजन कहा गया है तथा इसे पत्र, डायरी और जर्नल से अलग बताया है। हिंदी साहित्य कोशकार के अनुसार आत्मकथा लेखक के अपने जीवन का संबद्ध वर्णन है। हिंदी विश्वकोश के अनुसार आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन का सिंहावलोकन करता है। आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन का सिंहावलोकन करता है। उक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्मकथा
लेखक के आत्म या स्व या अहम की वह कसौटी है जिसमें असंलग्नता अनुभव करते हुए लेखक आत्मालोचन करता है तथा जीवन के उचित और अनुचित विवरणों का साहस के साथ आकलन करता है। आत्मकथा की अनिवार्य गुण। परिभाषाओं के आधार पर आत्मकथा के कतिपय गुण सामने आ जाते हैं, जिसमें अपने जीवन का सत्यापन, अनुभूतियों के उद्रेक का संयोजन, घोषित का रहस्य एवं कल्पना मिश्रित उल्लेख, जीवन का सिंहावलोकन और आत्मालोचन आदि गुणों का उल्लेख मिलता है। हिंदी विश्वकोशकार के अनुसार आत्मकथा के जो गुण बताए गए हैं वह है उत्तम स्मृति, अपने प्रति तटस्थता, स्पष्टवादिता, अति आत्मसमर्थन से मुक्ति, सार्वजनिक महत्व के विवेक की समृद्धि और आकर्षक निवेदन शैली। यद्यपि कोशकार इनकी गणना भर करा के चुप लगा गए, लेकिन इन गुणों की अपेक्षाओं के संबंध में भी कुछ व्याख्या आवश्यक प्रतीत होती है। तभी आत्मकथा के संदर्भ में इन गुणों की आंतरिक संलग्नता, इन्वॉल्वमेंट चरितार्थ होगी। अतः यहाँ उन गुणों की क्रमशः व्याख्या की जा रही है। जैसे उत्तम स्मृति। आत्मकथाकार का पहला अनिवार्य गुण उसकी उत्तम कोटि की स्मृति है। बिना उत्तम कोटि की स्मृति के लेखक को अपने निजी जीवन की छोटी छोटी बातों और घटनाओं का स्मरण रहना कठिन होता है। जब स्मरण ही नहीं रह सकता है तो किसी घटना का यथार्थपरक या तथ्यपरक उल्लेख कठिन कार्य होगा। ऐसी स्थिति में आत्मकथा में कल्पनाशीलता की आवश्यकता नहीं होती। कल्पनाशील रचना आत्मकथा न होकर कोई कथा या कहानी ही हो सकती है। अतः जीवन की प्रत्येक घटना या अवसर और उस अवसर पर लेखक की स्वयं की क्रिया प्रतिक्रिया क्या रही थी, उसकी स्मृति स्वरूप उत्तम रूप में रखकर ही अपनी ईमानदारी युक्त आत्मकथा लिखने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अपने प्रति तटस्थता। आत्मकथा लेखक स्व का उल्लेख कर रहा होता है, लेकिन स्व में आत्म प्रशस्ति का स्थान शून्य है। आत्मश्लाघा से मुक्त आत्मकथा लेखक को अपनी कमजोरियों, भूलों और जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के समझौतों का उल्लेख एक तटस्थ दृष्टा की भांति करना होता है। ऐसी स्थिति में अहम की अभिव्यक्ति से भी परे रहना वांछनीय होता है। तभी आत्मकथा बन सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति लेखक के मन का एक ऐसा विशिष्ट दस्तावेज है जो साधारणीकरण की प्रक्रिया में एक विशिष्ट व्यक्ति के मन को समष्टि मनों में तिरोहित करने का सामर्थ्य रखता है। अतः यह नितांत अनिवार्य है कि इस साधारणीकरण की प्रक्रिया की समग्रता के लिए आत्मकथा लेखक अपने प्रति तटस्थ रहे। स्पष्टवादिता। आत्मकथा लेखक के लिए आत्मकथा लेखन में स्पष्टवादी होना भी विशेष गुण है। यद्यपि उसे यह पता है कि आत्मकथा का प्रकाशन होते ही यह सार्वजनिक हो जाएगी, अतः डायरी में जितना स्पष्ट और तथ्यात्मक स्थितियों का उल्लेख हो सकता है उतना भले ही स्पष्ट नहीं लिखा जाए, पर यह भी अपेक्षा की जाती है कि आत्मकथा लेखक स्वयं से धोखा नहीं करता। इसलिए जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता है या घटित हो चुका है, उसके लिए वह पूरा ईमानदार होकर स्पष्टवादी अंकन करता है। इस कारण ही आत्मकथन में पारदर्शिता आती है। व्यक्ति मन के जीवन मोहों, पूर्वाग्रहों, भूलों, अपेक्षाओं, निराशाओं, अनपेक्षित क्रियाकलापों का भले ही कितना उलझाव क्यों न रहे, आत्मकथाकन में स्पष्ट चित्रण किया जाता है, क्योंकि लेखक खुद से कोई दुराव नहीं रखता है। अति समर्थन से मुक्ति। आत्मकथा का आत्म से जितना गहरा संबंध होता है, लेखक की उसके साथ उतनी ही संलग्नता होती है, और आत्मकथाकार अपने जीवन में घटित होने वाले प्रत्येक कार्य के साथ आत्मसमर्थन ही सिद्ध करता है। यदि उसमें निर्लिप्त भाव होता तो निश्चित ही उसमें आत्मसंबंधों का स्फुरण नहीं होता। लेकिन जब दायित्व आत्मकथा लेखन का आता है
तो ऐसी स्थिति में उसे आत्मसमर्थन से मुक्त होने का अनिवार्य गुण ग्रहण करना होता है, अन्यथा वह अपने कृतित्व के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। यही कारण है कि जीवन सत्यों के निरूपण में आत्मकथाकार की लेखन संबंधी अंतर्वृत्ति में उसे आत्मसमर्थन के प्रति विमुखता धारण कर लेना ही अपेक्षित गुणात्मकता की वृद्धि करना है। सार्वजनिक महत्व के विवेक की वृद्धि। आत्मकथा में सब कुछ होता है। आत्मकथन और अपने जीवन को केंद्र में रखकर प्रत्येक घटना का चित्रण ही प्रधान रूप में होता है, लेकिन उसमें गुणात्मक समृद्धि तभी हो सकती है जब आत्मकथाकार अपने इस कृतित्व को आत्मश्लाघात्मक और आत्मोत्कर्ष का शिखरस्थ सिद्ध न कर उस समग्र कृतित्व को सार्वजनिक महत्व के सरोकारों में समन्वित करके देखें। ऐसी स्थिति में आत्मकथा लेखक में सार्वजनिक महत्व के विवेक की समृद्धि होने का गुण विकसित होता है और वह अपने स्व विवेक को पर के प्रति संलग्नता में व्यवहृत देखता है। इस प्रकार उसके विवेक में समष्टि परकता का गुण विस्तार पाता है। आकर्षक निवेदन शैली। आत्मकथाकार अपने जीवन की घटित घटनाओं और स्थितियों को, जो उसकी नितांत अपनी है, सार्वजनिक करने की स्थिति उचित क्यों समझता है? आत्मचित्रण और उसकी छवियां बहुमुखी होती हैं, जिनमें निजता तो होती है, पर वह निजता सार्वजनीनता के परिप्रेक्ष्य में समाहित होने की संभावनाएं पैदा करती है। तभी आत्मकथाकार अपना अंतः जगत दूसरे के समक्ष रखता है। निश्चित ही हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में अहम स्फोटित मन की छटपटाहट है। इसके लिए वे कहते हैं, मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब मैं अपने अंतर में निरंतर उठती हुई स्मृतियों को चित्रित न कर डालूंगा, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। यही कारण है कि इस छटपटाहट और आकुलता को आत्मकथा लेखक आकर्षक शब्द चयन और शैली में निवेदन की अभिव्यक्ति देता है। आत्मकथा तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति ही और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। संप्रेषणीयता तो जो लेखक और पाठक के मध्य सेतु बनती है, फिर क्या यह आवश्यक ही है कि पाठक लेखक के आत्मरथ को पढ़े ही? पाठक किसी रचना को पढ़ता तभी है जब सामान्य या सरसरी दृष्टि डालने पर उसमें कुछ आकर्षण अनुभव करता है। यही कारण है कि आत्मकथाकार संस्मरणात्मक, वर्णनात्मक और आत्मचरितात्मक शैलियों के माध्यम से आकर्षण उत्पन्न करता है और इस आकर्षण में भी एक ऐसा निवेदन सूत्र निर्वाह करता चलता है कि पाठक उसे पढ़ने के तत्परता अनुभव करने लगता है। इस पाठ में हमने आत्मकथा की परिभाषा और उसमें निहित गुणों के बारे में आपसे बातचीत की। अगले पाठ में हम आत्मकथाओं का अन्य विधाओं के साथ किस तरह से संबंध है उसकी बात करेंगे। नमस्कार।